वाले हैं एडिशन रिएक्शन, पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस एडिशन रिएक्शन में क्या होता है इसको अब हम लोग जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन, मेनली क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या कर दिया जाता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कर देते हैं। हाइड्रोजन को ऐड करने पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब ये बनता कैसे है इसको आप समझ सकते हो, तो हम देखो बताते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई एल्किन ग्रुप दे दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मान लो एल्किन वाला ग्रुप दिया है डबल बॉन्ड वाला, इसके साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। इसमें कैटलिस्ट आपको मिलाना पड़ेगा, निकल या प्लेटिनम ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, कैटलिस्ट है। ये सब कैटलिस्ट है ताकि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए, क्योंकि एल्किन वाला डबल बॉन्ड वाला है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। एल्किन जो है वो डबल बॉन्ड है ना, तो उसको तोड़ने में करके बहुत ताकत लगेगा, इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, निकल या प्लेटिनम ले लो या V2O5 ले लो, जिसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करता है। निकल ये ले लो या प्लेटिनम ले लो या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो, ये सब क्या करता है कि इसके डबल बॉन्ड को आसानी से जल्दी में तोड़ देता है और यहां पर बन जाता है एल्केन ग्रुप। अब इसको आपको समझना है तो कोई भी रिएक्शन लिख लो, जैसे इथिन है, इथिन के साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, वही कैटलिस्ट है, निकल है, प्लेटिनम है, V2O5 कोई भी एक ले लेना, तीनों नहीं कोई एक ही लेना, और इसमें क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। जैसे अब इसका रिएक्शन तुम देख लो। अब यदि रिएक्शन हम लोग लिखेंगे इथिन का तो क्या होता है, डबल बॉन्ड सी, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर दो तो क्या बन गया, क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था, C2H4 होता था, और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया और इथेन का फॉर्मूला होता था C2H6। तो देखो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, 6 हाइड्रोजन बन गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। फिर याद है ना, याद है कि नहीं, लड्डू बांटना, 6 का करना, CH3 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 CH3। ठीक है, तो बन गया ये कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या था, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ये बन गया CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है एडिशन रिएक्शन का होता है। इसी तरह से आप दूसरा रिएक्शन यदि चाहोगे तो लिख के देख लो। दूसरा रिएक्शन में मान लो जैसे बूटीन दिया है, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, बूटेन बनेगा। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन C4H8 प्लस H2 करेंगे तो बनेगा C4H10। ठीक, तो ये प्रोसेस को हम लोग एडिशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड मुश्किल होता है तोड़ना, कैटलिस्ट आसानी से तोड़ के रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसको नोट करिए आप। अच्छा, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसमें ये बताएंगे कि यदि हेक्सिन दिया है, हेक्सिन का आप एडिशन रिएक्शन करिए, हेक्सिन का एडिशन रिएक्शन करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। और ये याद रखना कि कैटलिस्ट का इसमें क्या काम है, पूछता है एग्जाम में। एडिशन रिएक्शन से ही रिलेटेड एक चीज और होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है, देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि एडिशन रिएक्शन ही है ये। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द अनसैचुरेटेड एडिशन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठंडे में दिमाग कम काम कर रहा है, टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, टू फॉर्म द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड में जोड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि सर यही तो एडिशन रिएक्शन भी है, तो एडिशन रिएक्शन में यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं जोड़ा जा सकता, हाइड्रोजन के साथ दूसरे भी कुछ कम एलिमेंट्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन क्योंकि क्लास 10 के रिएक्शन में सिलेबस में आप लोग का एडिशन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कहा है जोड़ने के लिए, इसलिए हम हाइड्रोजन के साथ दिखाए हैं। और ये हेलोजनेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन में वही हाइड्रोजन जोड़ने वाला प्रोसेस जिसमें अनसैचुरेटेड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ के सैचुरेटेड बनाते हैं,
वही प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, इसका एग्जांपल में जैसे क्या होता है, देखो यूजेस। अच्छा, एग्जांपल में इसको यूजेस लिख लो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूजेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का यूज यदि पूछेगा तो कहाँ यूज होता है भाई, ये रिएक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा ना। तो हाइड्रोजनेशन का यूज देखेंगे तो सबसे पहले इसका मेनली यूज ये होता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बदल देते हैं। वेजिटेबल ऑयल को वही हाइड्रोजन मिला देते हैं और V2O5 ले लो या प्लेटिनम ले लो या निकल ले लो, कोई कैटलिस्ट ले लो, इन सब में से कोई एक, और इसको करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और ये हो जाता है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है और यहाँ पर ये हो जाता है सैचुरेटेड स्टेट में, जिसका मतलब होता है एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है एल्किन ग्रुप में। ये देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि अनसैचुरेटेड तो सर एल्किन और एल्काइन दोनों होता था, डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग के सिलेबस में जो एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन दिया है वो डबल बॉन्ड वाला ही खाली बताया है, ट्रिपल बॉन्ड वाला 12 में है। तो डबल बॉन्ड वाले में एल्किन को जोड़ेंगे तो एल्किन बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इतना आप नोट कर लो। अब इसके बाद ये होता है कि यूजेस कहाँ है, आप लोग यूजेस तो पढ़ लिए, इसका कमर्शियल पर्पस क्या है बनाने का, एडवांटेज, तो इसको भी नोट करो, हम एडवांटेज भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात होता है कि यूजेस में पहला ये है कमर्शियल। इसका एग्जाम में ये पूछता है कि हाउ हाइड्रोजनेशन इज बेनिफिशियल, हाइड्रोजनेशन करने से फायदा क्या है, बेनिफिशियल क्यों है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट मेक्स इजी टू स्टोर, इट मेक्स इजी टू स्टोर, इसलिए इजी टू स्टोर हो जाता है कि यदि लिक्विड है, मान लो तुम वनस्पति घी लेके जा रहे हो, तेल लेके जा रहे हो और रास्ते में टीने का तेल फूट गया, गिर गया, सारा तेल बह गया। लेकिन यदि तुम हाइड्रोजनेशन किए हुए हो तो इसका मतलब वो वनस्पति घी में हो गया, डालडा बन गया वो डालडा। अब वो गिर भी जाएगा तो क्या होगा, पानी से धो के फिर उठा लेंगे उसको, तो इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है। इट इज इजी टू स्टोर एज इट बिकम्स सॉलिड, एज इट बिकम्स सॉलिड, ठीक है। ये क्या होता है, इट बिकम्स सॉलिड हो जाता है, जिसके कारण इजी टू स्टोर हो जाता है। दूसरा चीज होता है चीपर ऑफ कॉस्ट हो जाता है, सस्ता हो जाता है। ये चीज जो होता है मतलब इजी टू कॉस्ट हो जाता है, ठीक, चीपर हो जाता है, चीपर ऑफ कॉस्ट, सस्ता हो जाता है, चीपर ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक। तीसरा चीज दिया हुआ है कमर्शियल बेनिफिट्स का मतलब होता है ना कि इस तरह से करने से क्या होता है, सस्ता दाम हो जाता है तो ज्यादा मार्केटाइजेशन किया जाता है, ज्यादा चीजों को बेच सकता है, मतलब मोर सेल किया जा सकता है, मोर सेल, सस्ता होता है बिकॉज ऑफ चीपर कॉस्ट। अच्छा, इसमें ये पूछ सकता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। हाइड्रोजनेशन का डिसएडवांटेज जो होता है वो हम आपको बता रहे, देखो डिसएडवांटेज में क्या होता है, इट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कर देता है ये, ड्यू टू सॉलिड स्टेट मेक्स blockage in our heart, makes blockage in our veins and heart, हम लोग के वेन्स और हार्ट में ये ब्लॉकेज भी करता है। तो बस, लेकिन कमर्शियल पर्पस में यूज होता है तो इसको बना लेते हैं हम लोग। लेकिन देखा जाए तो वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल ज्यादा अच्छा होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू वनस्पति घी, क्योंकि बॉडी में जाकर सॉलिड स्टेट बना लेता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग देखिए, इसको आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसका रिएक्शन पूछेगा तो अभी आपको हम बताएं, कोई भी रिएक्शन लिख लेना, कोई भी, मान लो जैसे तुमको दे दे
बूटेन, तो बूटेन के साथ ही तुम हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, बूटेन बन जाएगा। अब इसमें हम लोग कैटलिस्ट, याद रखना कैटलिस्ट सब जोड़ लेना, अब इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे सब, ठीक है। बूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H8, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ये बना लेगा C4H10, तो ये बन गया सैचुरेटेड और ये था अनसैचुरेटेड, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद एक चीज अब हम जो बता रहे हैं आप ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पिछले टॉपिक 7 या 8 टॉपिक नंबर में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बहुत डिटेल में बताया गया है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक कार्बन कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हम लोग ऑक्सीडेशन, तीसरा क्या पढ़े हम लोग एडिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़े हैं एडिशन रिएक्शन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोग आपको पिछले वीडियोस में हम बता चुके थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपको देखना ये है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। आपके सिलेबस में जो है इथेनॉल है अल्कोहल में और एथेनोइक एसिड का है। इथेनॉल और एथेनोइक एसिड का आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे, और तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिए आप लोग और अगले वीडियो में जरूर से देखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए नोट कर लीजिए। और इसके बाद अच्छा एक टॉपिक बच गया, जानने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक चीज पूछता है, हम बता रहे हैं, इसको नोट करो आप पहले। इसको नोट कर लिए हैं आप। अब इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, जो कभी कभी एग्जाम में क्या मतलब अक्सर है ज्यादातर पूछ लेता है 1 मार्क्स में। पहले ये आप समझ लीजिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो हम हाइड्रोकार्बन्स कहीं लिख रहे हैं, कहीं कार्बन कंपाउंड्स लिख रहे हैं, तो आप ये समझ लेना हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन कार्बन वाला कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, ठीक। सेम चीज है, सेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि आर अनफिट फॉर आवर हेल्थ, आर अनफिट फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ये हम लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम अभी बताएं कि हाइड्रोजनेशन जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए तो है, लेकिन हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, और एक चीज याद रखेंगे आप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट पूछता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो टेस्ट है, कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसके लिए होता है इट टर्न्स द alkaline solution of potassium permanganate MnO4 into pink color, ठीक है, into pink color solution, पिंक कलर सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि यदि आपको कोई कंपाउंड दे दे और पूछ ले कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक कंपाउंड ए दे दिया और इसके साथ आप क्या करेंगे, अब आपको पता नहीं है ए की सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, पता ही नहीं है आपको, ए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है पता ही नहीं है आपको, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है आपको पता नहीं है, तब क्या करोगे, तो गाना गाई नहीं गाओगे कि पता नहीं किस रूप में नारायण आंखें मिल जाएंगे और बताएंगे कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, KMnO4 एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। एल्कलाइन का मतलब जो पानी में नहीं घुलता है, तो ये KMnO4 को हम लोग ए के साथ मिला देंगे। यदि यहां पर मान लो पिंक कलर का सॉल्यूशन बन गया, पिंक कलर सॉल्यूशन बन गया, तब आप ये समझ जाना कि ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है। और यदि पिंक कलर का सॉल्यूशन नहीं बना तो समझ जाना कि सैचुरेटेड है। तो चाहे ये सैचुरेटेड जो है एल्केन ग्रुप मतलब एल्किन ग्रुप के लिए हो और एल्काइन ग्रुप के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सेम टेस्ट होता है। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। कोई भी सॉल्यूशन दे दे आपको सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इसके लिए आप क्या करोगे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट मिला दो। अल्कलाइन मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। चलो वो भी लिख दे रहे हैं हम भाई। अब इतना डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं तो अब क्या किया जा सकता है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, बेस बनाता है। तो ये इनसॉल्युबल नेचर का है, नहीं तो इस खुद ही पानी में घुल जाएगा। अब इसको यदि मिला देंगे, पिंक कलर का सॉल्यूशन हुआ तो अनसैचुरेटेड, और नहीं हुआ तो पिंक कलर का सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी पूछ सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्यों अनफिट होता है, तो ये वाला रीजन लिखना जो हम बताए यहाँ। अरे भाई कहाँ गया, हाँ ये वाला रीजन लिखना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोजनेशन क्यों अनफिट है, बिकॉज इट कॉजेज द हार्ट प्रॉब्लम ड्यू टू द सॉलिड स्टेट मेक्स ब्लॉकेज इन आवर वेन्स एंड हार्ट्स। वेन्स एंड आर्टरीज भी लिख लो, चलो आर्टरीज भी लिख लो। तो ये आप लोगों का हो गया, ये टॉपिक बचा था, ये आज हम बता दिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट वाला तो बहुत वेरी पावर 1 लाख लिख लो सीधा, 1 लाख इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये आप लोगों का आज टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग अब अगले टॉपिक में हम बताएंगे इथेनॉल और एथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है तब तक अच्छे है। और नोट्स जरूर से बनाइए ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल डीनेचर्ड अल्कोहल ना, डीनेचर्ड अल्कोहल देखना है, डीनेचर्ड NATURED डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक, ठंडे में हाथ एकदम टाइट हो गया, लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप द यूज ऑफ, ठीक है, टू स्टॉप द यूज ऑफ इथेनॉल। क्या है, टू स्टॉप द मिसयूज, ठीक, टू स्टॉप द misuses of ethanol, to stop the misuses of ethanol. Methanol is to stop the misuses of ethanol, methanol and copper pyridine. Methanol and copper pyridine like substances are added, ठीक, to stop the misuses of the ethanol, methanol and copper pyridine like substances are added, which makes it unfit for drinking, and this is called as denatured alcohol. This is called as denatured alcohol. Denatured alcohol का मतलब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इथेनॉल जो है वो शराब की तरह काम करता है। और लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप के नाम पे दुकान से जाकर खरीद लेते हैं उसको, और उसको लेके पी के आराम से एकदम सो जाते हैं। बिहार में इसलिए बहुत सारा कोरोना काल में बैन कर दिया गया था। और कोरेक्स जो कफ सिरप है खांसी और कफ का, उसको बिहार में बैन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर करते क्या है लोग, क्योंकि बिहार में शराब बंद है तो वो क्या करते हैं, कोरेक्स सिरप जाकर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसमें इथेनॉल होता है और उसको पी के शराब जैसा नशा महसूस करते हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या किया कि इथेनॉल में मिथेनॉल और कॉपर पायरिडाइन लाइक सब्सटेंसेस को मिला दिया, और इससे जो है वो इथेनॉल पीने लायक नहीं रहा। और ये इथेनॉल जो पीने लायक नहीं रहते, दैट इज कॉल्ड एज अ डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल। इसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स किसका, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल। तो डीनेचर्ड अल्कोहल देखो क्या लिखा है, डीनेचर्ड लिखा है, डीनेचर्ड मतलब नेचर के विरुद्ध। डीनेचर्ड का स्पेलिंग भैया क्या होगा, DENATURED, डीनेचर्ड अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट्स। तो हार्मफुल इफेक्ट्स में सबसे पहला यदि इसका हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे तो पहला हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है इसका, कि इट कॉजेज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कर देता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कर देता है, ये पहला। दूसरा चीज क्या दिया है, इट
इट डैमेजेस आवर लीवर। तीसरा देखेंगे तो इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन, इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। ये हम लोगों के शरीर का मेंटल मतलब हम लोगों का क्या करता है, दिमागी रूप से हम लोगों को बहुत कमजोर कर देता है। हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के शिकार हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर दे। और कभी कभी इट कैन ऑल्सो कॉजेज डेथ, इट कैन ऑल्सो कॉजेज डेथ, ठीक है। इट कैन रेगुलर यूज कैन कॉजेज डेथ, ठीक। इसका रेगुलर यूज, किसका रेगुलर यूज जो है, रेगुलर यूजेस कैन कॉजेज, रेगुलर यूजेस कैन कॉजेज डेथ। रेगुलर यूजेस इसका हम लोग को डेथ कॉज कर देता है, मतलब मर जाता है आदमी यदि रेगुलर यूज कर रहा है। तो ये था डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको नोट कर लीजिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए ये हो गया आप लोग का डीनेचर्ड अल्कोहल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। इथेनॉल का हो गया, अब हम लोग को देखना है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के बारे में देखना है। तो एथेनोइक एसिड के बारे में यदि देखेंगे तो इसका इट इज क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, यदि ग्रुप पूछ लेगा तो ग्रुप कौन सा है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कभी कभी एग्जाम में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का ग्रुप का है ये, ठीक है। इसको हम लोग प्रिजर्विंग ग्रुप भी कहते हैं, प्रिजर्विंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज जो है वो सड़ता नहीं है, ठीक है, प्रिजर्विंग ग्रुप है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C2H4O, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अभी देखो हम बताएं, इथेनोइक एसिड है ना, तो एक काम करना, तुम इथेन है तो इथेन से एक नीचे आ जाओ, क्या है, मीथेन, तो मिथाइल लिख लो, मिथाइल, CH3COOH लिख लो, ठीक है। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स होगा, जैसे कि बुटेनोइक एसिड है, तो तुम एक काम करोगे कि सबसे पहले बुटेन के एक नीचे आ जाओ, प्रोपेन तो प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH, ठीक। बुटेन के एक नीचे क्या आएगा, प्रोपेन मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH, ठीक। COOH लो, लिख के एक नीचे वाले ग्रुप का एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो, ठीक। अच्छा इसी तरह से ये बताओ तो हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, हेक्सेनोइक एसिड का लिखेंगे तो हेक्सेन से एक नीचे क्या आएगा, पेंटेन, तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल, पेंटाइल का मतलब C5H11OH, तो पेंटाइल, 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 ठीक है। हेक्सेन से एक नीचे पेंटेन, तो पेंटाइल, C5H11COOH, तो ये हो गया हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का देखिए, अच्छा इसका स्ट्रक्चर का बात करेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा CH3, ये बन गया स्ट्रक्चर। इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएगा तो क्या होगा, CH3 और COOH, CH3COOH, ठीक। इसको बना लिए हैं आप लोग। और कुछ बच्चे जो है यदि ये चीज नहीं समझ में आ रहा, आप पिछले वीडियो में जाइए, पिछले वीडियोस का मतलब कार्बन कंपाउंड का प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियोस को देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, दिमाग में आपके किसी तरह का डाउट हो ही नहीं सकता है। फिर ये हो गया। अब इसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कॉमन नेम हो गया आईपीएससी नेम। इसका आईपीएससी नेमिंग क्या है, तो इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होता था, याद है हम क्या बताए थे, इथेन होता था, इथेन, तो ई को हटा देंगे, ई को हटाकर क्या लिखेंगे, OIC एसिड जोड़ देते थे, याद है। ई को हटाइए और प्लस क्या करिए, OIC एसिड, OIC एसिड को जोड़ लीजिए। इथेन था, ई हटाएंगे, OIC एसिड को जोड़ देंगे, देखो OIC एसिड को जोड़ देंगे तो ये बन गया। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 5 to 8% ऑफ एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, 5 to 8% एथेनोइक सॉल्यूशन, 5 to 8% ऑफ एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर is called as विनेगर। इसका मतलब ये बताया है कि यदि 5 से 8% एथेनोइक एसिड है, ठीक, और बाकी इसके साथ वाटर मिला देंगे, बाकी मतलब 5 to 8% मान लो एथेनोइक एसिड दिया है और उसके साथ बाकी जो बच गया मान लो कितना 95 to
92%, 95 to 92% यदि इसके साथ 95% to 95% वाटर यदि मिला देंगे, इसी सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग विनेगर, जो हम लोग के घर में होता है, जिसको कहते हैं सिरका। सिरका जो मम्मी लोग रखती हैं घर पे, जिसमें लहसुन अचार डाली रहती है, ठीक है। 5 to 8% यदि एथेनोइक एसिड के साथ 95 to 9, मान लो जैसे ये 5% है तो वाटर कितना होगा, 95% होगा। मान लो ये 8% है तो ये वाटर कितना होगा, 92%। तो ये वाले जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को कहेंगे सिरका, मतलब विनेगर। तो इसको नोट कर लीजिए ये भी। और उसके आगे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ इथेनोइक एसिड को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड यदि देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है 290 केल्विन पहला। दूसरा दिया हुआ है कि ये कोल्ड क्लाइमेट्स में जो होता है ना, देखो इसमें जैसे लिखा है कोल्ड क्लाइमेट फ्रीजेस, ठीक। when ethanoic acid freezes in cold countries में यदि ये फ्रीज हो जाता है, it is called as glacial acetic acid। जैसे क्या होता है कि कुछ कोल्ड कंट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, मान लो रसिया है, स्विट्जरलैंड है, वहां पर क्या होता है कि जो इथेनॉल है वो कहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने के कारण क्या होता है, फ्रीज कर जाता है। और फ्रीज करने के बाद उसी उसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तुम चाहो तो इंडिया में भी तुम इथेनोइक एसिड ले आओ और उसको ले जाकर फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा ना तो देखोगे बर्फ टाइप का बन जाता है। तो आर्टिफिशियल जो है स्नोफॉल इसी से होता है। आर्टिफिशियल स्नोफॉल होता है इसी से, ठीक। किससे? बाय एथेनोइक एसिड को फ्रीज करके। एथेनोइक एसिड फ्रीजेस। आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल स्नोफॉल किया जाता है जब एथेनोइक एसिड को फ्रीज कर देते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप फिर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नोट कर लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड को पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ढेर सारा रिएक्शन होता है। सबसे पहला तुम समझो एसिडिटी, इसका दिया हुआ पहला केमिकल प्रॉपर्टीज एसिडिटी। एसिडिटी में क्या बताया है, इसको आपको हम बता रहे हैं। चलिए एसिडिटी में क्या बताया है कि इट इज अ वीकर एसिड देन HCl। ये वीकर एसिड देन HCl, बट stronger acidic property than alcohol। मतलब ये बताया है कि HCl से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी कम होता है, लेकिन अल्कोहल से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी, किसका? इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी HCl से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से एसिडिक प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड का ज्यादा होता है, ठीक। दूसरा चीज ये दिया है कि यदि आप एथेनोइक एसिड को आप यदि मान लो मेटल से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम, तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस Na। आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए। आप यहां जब रिएक्शन कराएंगे ना तो आप ऐसे करके करना, यहां से यहां तक ले लो, ठीक, और इसके साथ ले लो और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दो, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये कंपाउंड जो बनेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस तरह से। चलो जल्दी बताओ तो CH3COO माइनस Na प्लस और प्लस H2 गैस बाहर। ये हो गया आउट, मतलब बाहर, इसके जिंदगी में बाहर हो गया, बाहर। समझ गया? CH2 C डबल माइनस O। नोट कर लो इसको, आप इसको नोट कर लिया।
तो ये इसका एसिडिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक। मतलब एथेनोइक एसिड को यदि किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH तो यहां से जो होगा यहां तक क्या होगा, अलग हो जाएगा, Na के साथ आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस वाला है, O माइनस, और Na प्लस, मेटल है प्लस, O माइनस नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन बाहर। अब बात हो गया कि इसका नाम क्या लिखेंगे, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे सोडियम, हो गया सोडियम, और इसको बोलते हैं एसीटेट, सोडियम एसीटेट, या इसको कह सकते हैं हम लोग सोडियम इथेनॉइड। इथेन है तो इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, समझ गया। इसी तरह से यदि मान लो, अच्छा ये प्रॉपर्टी से आपको क्या शो कर रहा है कि एसिड नॉन मेटल, ये क्या बना, सॉल्ट, ये क्या बना, सॉल्ट बना, ये क्या है, ये सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन से दिस रिएक्शन shows the acidic property of एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, क्योंकि किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस होता है, याद है। एसिड बेस सॉल्ट में किसी भी एसिड के साथ तुम मेटल को रिएक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करने पे सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता था, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का यदि टेस्ट पूछेगा तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस यदि पूछेगा तो इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। पॉप साउंड का मतलब भग, इस तरह से तेजी से वो आवाज निकाल कर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान लो आपको यदि मान लो कोई दूसरा इसका रिएक्शन पूछ ले तो क्या करोगे, चलो इसको यहां ले आओ। इसी में मान लो आपको दे दे इसका रिएक्शन कि आप ये बताओ कि बुटानोइक एसिड है, इसमें आपको दे दिया कि सोडियम के साथ रिएक्शन करो, तो बुटानोइक एसिड का कैसे रिएक्शन करोगे, बताओ, चलो जल्दी बताओ। तो बुटेन है, तो बुटेन से एक नीचे आ जाओ, अभी बताएं, प्रोपेन, तो प्रोपाइल लिख लो। प्रोपाइल का मतलब C3H7COOH प्लस Na, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा यहां से यहां तक एक साथ आ जाएगा और ये रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, C3H7COO माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये माइनस O माइनस Na प्लस, इसको पढ़ेंगे सोडियम, और ये क्या था, बुटेनोइक था ना, तो क्या लिखेंगे, बुटेनॉइड, सोडियम बुटेनॉइड, ठीक है। इसी तरह से आप हमको हेक्सानोइक एसिड का रिएक्शन बताओ, हेक्सानोइक एसिड का रिएक्शन आप हमको सोडियम से कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। और सब लोग बताओ, सब लोग, देखना नहीं है, सभी लोग बताओ। तो आप समझ गए, तो सोडियम एथेनोएट एसीटेट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एसीटेट क्यों बोलते हैं आप समझ लो, क्योंकि एथेनोइक एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है, इसलिए हम लोग इसको एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है, एसीटेट भी बोलते हैं। मेथेनोइक एसिड होगा तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मेट कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मेथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, सोडियम बुटेनोएट, सोडियम नहीं बताएंगे, खुद से लिखना। तो हेक्सानोइक एसिड का सोडियम से रिएक्शन करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो शो करता है सोडियम से रिएक्ट करने के बाद कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकालता है। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद स्टेरिफिकेशन देखिए, स्टेरिफिकेशन क्या होता है, नोट कर लिए हैं। तो ये हो गया क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप समझो बहुत अच्छे से। मान लो कि ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, इसमें पानी डाल दो, इस बकेट में जो है ये पानी डाल दिए, चलो ये पानी मिला दिए। अब इसमें कोई गंदा कपड़ा ले आओ, ये गंदा कपड़ा है, ठीक, ये डर्टी क्लोथ है, डर्टी क्लोथ। अब ये हो गया डर्टी क्लोथ। अब देखो ये साफ कैसे करता है इसको, जो डिटर्जेंट है ना वो इसको साफ, जो स्लो सोप है, सोप काम कैसे करता है और कपड़े, गंदे कपड़े को साफ कैसे करता है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि द सोप हैज, कैसे लिखोगे, देखो द सोप हैज टू पार्ट्स, the soap molecule, na, the soap molecule has two parts, the soap molecule has two parts,
कौन कौन सा? शॉर्ट आयोनिक पार्ट, शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है, शॉर्ट आयोनिक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं Na+ और K+ सॉल्ट पार्ट, सॉल्ट पार्ट। ठीक, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर रिपेलिंग इन नेचर, वाटर रिपेलिंग इन नेचर। चलिए ये हो गया। अब क्या लिखेंगे कि शॉर्ट टू पार्ट, शॉर्ट पार्ट। अब क्या होगा उसके बाद? लॉन्ग, लॉन्ग क्या होगा? लॉन्ग ईस्टर पार्ट, लॉन्ग फैट पार्ट। ठीक है, लॉन्ग फैट और ऑयल, ऑयली डॉट सॉल्युबल पार्ट, डॉट सॉल्युबल पार्ट, डॉट सॉल्युबल पार्ट जिसको हम लोग कहेंगे वाटर, सॉरी ये तो वाटर अट्रैक्टिंग था ना, वाटर क्या था? ये वाटर अट्रैक्टिंग था ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक ना, देखो हाइड्रोफिलिक क्या लिखे? वाटर लविंग वाला। ठीक है, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट था। और डॉट सॉल्युबल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट जिसको अभी हम कहते हैं कि फैट सॉल्युबल होगा, फैट सॉल्युबल। ठीक, मतलब डॉट सॉल्युबल जिसको कह ले, डॉट सॉल्युबल। अब इसको लिखने के बाद इसको देखो क्यों लिखवाया जा रहा है, हम बता रहे हो आपको। चलो ये हो गया। ये कौन सा फैट्स और ऑयली पार्ट है? ये ईस्टर वाला पार्ट है, ईस्टर पार्ट है। ठीक, अब कैसे काम करता है कि जैसे कोई भी कपड़ा मान लो बहुत गंदा है, इसके ऊपर मान लो गंदा लगा देते हैं। चलो ये इसका गंदा हो गया। ठीक, ये क्या है? इसका डॉट है, ये इसका डॉट है। ठीक, अब ये गंदा जब इस पे लग गया है तो ये साफ कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो सोप का दो स्ट्रक्चर होता है, समझ लो। सोप मॉलिक्यूल का, सोप मॉलिक्यूल का जो है टू पार्ट है। ये वाला जो है, ये मुंडी वाला पार्ट शॉर्ट पार्ट, ये वाला लॉन्ग पार्ट, ये वाला लॉन्ग पार्ट और ये वाला शॉर्ट पार्ट। ठीक, ये शॉर्ट पार्ट और ये लॉन्ग पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गंदे कपड़े को जैसे ही हम लोग मान लो सोप वाले पाउडर में, सोप पाउडर मतलब सोप वाले घोल वाले पानी में, बकेट में डुबा देते हैं उस कपड़े को, तो होता क्या है? देखो सबसे पहले देखो क्या होता, आप ये समझो। ये तो इतना लिखना है, इसके बाद देखो क्या लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? फर्स्ट एक्टिव होता है, फर्स्ट ये कौन सा पार्ट एक्टिव होगा? लॉन्ग पार्ट। फर्स्ट द लॉन्ग पार्ट ऑफ द सोप, लॉन्ग पार्ट ऑफ द सोप becomes active and attracted towards the dot, and attracted towards the dot। मतलब वो गंदे की तरफ, जैसे यहां पर गंदगी है, मान लो ये गंदगी है, कपड़ा का डॉट है ये, तो ये वाला ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएगा। सोप मॉलिक्यूल जो होगा अपना पूंछ लेके समझे। लॉन्ग वाला पार्ट क्या होता है? टेल होता है ना, और ये वाला क्या होता है? इसका माउथ, एक तरह से ये इसका माउथ है। ठीक, तो ये क्या करता है कि इस तरह के कंडीशन में ये मान लो डॉट है। ठीक, ये क्या है? डॉट है, ये डॉट। ठीक, तो ये डॉट है, तो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है? अपना पूंछ लेकर इस डॉट के ऊपर कूद पड़ता है, सारा अपना मुंडी लेके जो होगा दूर हो जाता है, और डॉट की तरफ मुंडी करके, मतलब ऐसे करके, मतलब अपना पैर जो है, पूंछ जो है वो डॉट की तरफ कर देता है, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है वो। समझ गए? जो उसका मुंडी होगा वो अवे फ्रॉम द डॉट होगा, मुंडी अवे फ्रॉम द डॉट, मुंडी अवे फ्रॉम द डॉट। समझ गए? तो क्या लिखा है कि फर्स्ट द लॉन्ग पार्ट ऑफ द सोप बिकम्स एक्टिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डॉट। ठीक, पहला क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल क्या होता है? डॉट तो फैट ही ना है। डॉट का मतलब क्या होगा? फैट मतलब आचार का दाग, आचार का दाग। मान लो धूल गर्दा रहेगा वो तो तुरंत साफ हो जाएगा, वो तो पानी से धो दोगे साफ हो जाएगा। अचार का मान लो दाग दे दिया है, ठीक है, तेल का दाग, ऑयल का दाग है, तो ये सब जल्दी नहीं ना साफ होता है, तो इसके लिए क्या होता है? ये सब फैट सॉल्युबल है। तो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने तेल को ले जाके डॉट के पास जाके चिपका देता है। ये इसका डॉट है, ये इसका डॉट है, डॉट के पास ले जाके चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद क्या करेगा? क्योंकि इसका जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट क्या होगा? अवे फ्रॉम द डॉट होगा, अवे फ्रॉम द डॉट।
अब जो इसका हेड है वो अवे फ्रॉम द डर्ट होता है, क्यों? टूवर्ड्स वाटर होता है, टूवर्ड्स द वाटर, मतलब जो माउथ वाला पार्ट है, जो शॉर्ट वाला पार्ट है, वो क्या होता है? पानी की तरफ रहेगा, मतलब अवे फ्रॉम द डर्ट, ठीक, डर्ट से दूर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन फैट होता है, वो इनसॉल्युबल इन फैट, फैट में घुलता नहीं है, तो इसलिए दूर हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जब सारा सोप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है, तो ये करता है इट फॉर्म्स, मतलब ऑल द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स, all the soap molecule forms the special aggregate, all the soap molecules forms the spherical aggregate, aggregate का मतलब टोटल होता है, ठीक है, स्पेशल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, टोटल, ठीक है, स्पेरिकल मतलब गोला, गोला जैसा बना लेता है, स्पेरिकल एग्रीगेट बना लेता है, टोटल मतलब, ठीक, टू फॉर्म अ मिसल, टू फॉर्म अ मिसल। अब इसलिए मिसल बनाता है क्योंकि ये अकेले, एक सोप मॉलिक्यूल अकेले तो डर्ट को लेकर नहीं भाग जाएगा ना, इसलिए ढेर सारा सोप मॉलिक्यूल, हजारों सोप मॉलिक्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर कर लेता है, पैर को अपने डर्ट की तरफ कर देता है, मुंडी को दूर कर लेता है, पैर को डर्ट की तरफ और मुंडी को डर्ट से दूर पानी की तरफ, और इस तरह से ढेर सारा आपस में जाकर डर्ट के ऊपर चिपक जाता है। तो स्पेरिकल एग्रीगेट मतलब टोटल ढेर सारा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एग्रीगेट मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ढेर सारा मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, जाकर उसके पास चिपक गया, किसके पास? डर्ट के पास, और जब डर्ट के पास ढेर सारा मॉलिक्यूल्स जाकर चिपक जाता है तो उसको बोलते हैं मिसल, ठीक। अब क्या करता है, देखो इतना हो गया ना, इतना नोट कर लिए हो, चलो इतना हम इरेज कर दें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखो इसको इरेज कर दे, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जब इतना स्फेरिकल एग्रीगेट बना लिया, तो अब इसके बाद देखो कैसे काम करता है, then the dirty cloth is then the dirty 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 cloth is jerked, dirty cloth is jerked, jerked, jerked और सेक्ट। तो सेक्ट करने के कारण क्या होता है, सेक्ट करने के बाद क्या होता है कि the missile makes the dirt makes the dirt to soluble in fat part of the soil, fat part of the soap, सोप के फैट पार्ट में उसको क्या करता है, घोल देता है, सॉल्युबल कर देता है फैट के सोप पार्ट में। मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या था, सोप का देखो दो हिस्सा था ना, सोप का ये हिस्सा था, तो ये वाला क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, टेल वाला जो है फैट सॉल्युबल है। तो टेल वाला जो बनता था, स्फेरिकल जो बनाया था, मिसल बनाया था, ढेर सारे ग्रुप को मिलाकर, जब जर्क लगता है तो वो क्या करता है कि जो डर्ट था उसको अपने साथ घोल लेता है, ठीक है। ये टेल वाला हिस्सा लिखा ना, द डर्ट टू सॉल्युबल इन फैट, क्या लिखा है, द मिसल मेक्स द डर्ट टू सॉल्युबल इन फैट पार्ट ऑफ द सोप, ठीक हो गया। और आफ्टर द रेगुलर जर्क मतलब मार उठाओ पटक, धोबिया पछाड़ और उठाओ पटक जो है कपड़े को जब करेंगे इस तरह से करने पे, आफ्टर रेगुलर जर्क द डर्ट comes out from the cloth, कपड़े से वो बाहर निकल गया। अब क्या करेगा, then the head part of the soap becomes active, और क्योंकि ये वाटर अट्रैक्टिंग होता था, becomes active and makes the dirt to become soluble in water,
वाटर, उसको पानी में आसानी से घुल देता है। तो पहले क्या करता है, टेल वाला पार्ट कपड़े से उसको डर्ट को निकालता है, फैट सॉल्युबल होने के कारण। जब वो ढीला कर लेता है मिसल से, उसके बाद क्या होता है कि हेड वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है और कपड़े को जो गंदगी था उसको पानी में घोल के बाहर कर देता है। और इस तरह से thus the dirty cloth is cleaned। ठीक, और ये था दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और ये एग्जाम में ये 100% आएगा, एग्जाम में 100% आएगा, ये एग्जाम में आएगा 100%। और हम जैसे लिखे आपको उसी तरह से पूरा लिख डालना है। पूरा आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करना कि ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना, उसके बाद यहां जो लिखे थे फिर ये वाले चीजों को लिख के करना, और इस तरह से ये एक स्फेरिकल मिसल बना देना। इस पूरे चीज स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मिसल। तो ये हो गया आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको आप नोट कर लो। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आप एक चीज और देखिए ये एक चीज नोट करिएगा आप कि कॉमन सॉल्ट इज एडेड, ये भी एग्जाम में पूछता है। कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप to make it precipitate so that it can come out of water, so that it can easily settle down। मतलब कि सोप के मैन्युफैक्चर में हम लोग कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोप के मैन्युफैक्चर में कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl को क्यों मिलाते हैं, ताकि NaCl क्या करेगा कि सोप को प्रेसिपिटेट बनाएगा, ताकि यदि हम लोग कपड़े सोप से अपने साबुन से अपने मान लो शरीर को रगड़ के नहा रहे हैं, कपड़े को धो रहे हैं, तो क्या हो कि पानी डालने पे वो सेटल डाउन कर जाए, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाए और नीचे जाकर गिर जाए। इनसॉल्युबल मतलब नीचे जाकर गिर जाए, समझ गए, नहीं तो चिपका रहेगा। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो सोप को प्रेसिपिटेट बनाने में मदद करता है, ताकि वो इजिली सेटल डाउन कर जाए कपड़े धुलने के बाद या नहाने के बाद, ठीक है, मतलब इजिली सेटल डाउन आफ्टर वॉशिंग और बाथिंग। आफ्टर लिख लो बाथिंग एंड वॉशिंग और बाथिंग के बाद वो आसानी से सेटल डाउन करके नीचे चला जाने, तो हम लोग के शरीर से वो चिपका रहेगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज और ये लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, कि सोप फॉर्म्स स्कम विद द हार्ड वाटर। क्यों हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, ठीक है, खारा पानी, जैसे कोई पानी उन्हीं में बहुत ज्यादा नमक होता है, मतलब खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर के साथ जो है वो स्कम बना देता है। स्कम मतलब क्या होता है कि साबुन जो है ना, सोप जो है वो कट के मतलब एकदम रेसा बनाकर झर के गिरने लगेगा। तो क्यों बनाता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जैसे दिया हुआ है देखो कि सोप क्या होता है एक्चुअल में, RCOONA, ठीक है, और यहां पर R क्या हम बताए थे, R बताए थे C15H31COO, और R एक बताए थे, याद है ना, याद है, C15H31H31, और बताए थे कि R ये भी हो सकता है, तो C17H35। इसको बताए थे पैल्मिटिक बताए थे, और इसको बताए थे स्टेरिक। याद है कि नहीं, ये नोट कर लेना, स्टेरिक था, ठीक है। तो ये RCOON दिया हुआ है, इसका जब रिएक्शन हम लोग करते हैं तो क्या करता है कि Mg2+ से रिएक्ट हो जाता है और ये बना लेता है, ये RCOO2Mg+Na+ बना लेता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, Mg यहां पर Mg+2Na, इसका रिएक्शन हम बैलेंस करके आपको लिख देना, 2 यहां पर 2 होगा और यहां पर भी जो होगा 2 होगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन देखो कैसे करना है, सुनो। सोप फॉर्म्स द स्कम विद द हार्ड वाटर, खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर के साथ। तो एक्चुअल में होता क्या है देखो, इसको लिखना कैसा है ये समझ लो। सोप रिएक्ट्स विद द
मैग्नीशियम आयन, सोप रिएक्ट्स विद द मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्टी वाटर का मतलब हार्ड वाटर, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्टी वाटर, जिसको कहते हैं हार्ड वाटर, टू फॉर्म स्कम, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब साबुन को खारे पानी से मतलब मिलाया जाता है या रगड़ा जाता है या नहाया जाता है खारे पानी में सोप के साथ, तो होता क्या है कि खारा पानी में मैग्नीशियम और कार्बोनेट आयंस होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस क्या करता है कि वो सॉल्टी वाटर से रिएक्ट करके ये स्कम बनाता है, और यही है स्कम। तो ये स्कम जो है ऐसे भी हो सकता था, Mg भी हो सकता था, ये स्कम ऐसे भी हो सकता था RCOO2, और यहां पर Ca भी हो सकता था। और एक्चुअल में सॉल्टी वाटर में क्या होता है कि सॉल्टी वाटर मतलब जिसको खारा पानी बोलते हैं, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में क्या है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, MgCO3, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करता है, इस सोप के साथ जाकर मतलब इसको क्या करता है, हटा देता है, और खुद यहाँ आकर मिल जाता है, और इस तरह से कंपाउंड्स बनाकर सोडियम को अलग कर देता है, और इसी के चलते जो है वो क्या बनता है, स्कम बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ द सोप फॉर्म्स स्कम्स विद द हार्ड वाटर, ठीक, इसी को बोलते हैं स्कम। नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए, और इसके बाद अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप, एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स। तो डिटर्जेंट की अपेक्षा मतलब सोप की अपेक्षा मतलब सोप से ज्यादा बेहतर डिटर्जेंट क्यों है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि डिटर्जेंट कैन बी इजिली यूज्ड with hard water, detergent can be easily used with hard water, ठीक है, हार्ड वाटर से बनता है, ठीक है, बट सोप फॉर्म्स स्कम्स। अभी हम आपको बताएं, सोप जो है स्कम बना लेता है विथ हार्ड वाटर, ठीक, विथ हार्ड वाटर, ठीक, सोप जो है ना वो हार्ड वाटर के साथ क्या करता है, सोप फॉर्म्स स्कम विथ हार्ड वाटर के साथ स्कम बना लेता है, पहला चीज। दूसरा, डिटर्जेंट नीड्स नो वेजिटेबल और फैट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और फैट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, FACTURING, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग को वेजिटेबल और फैट ऑयल का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, फैट का मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। इट कैन बी इजिली मेड विथ पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट से इसको हम लोग आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन दो एडवांटेज होता है डिटर्जेंट का सोप के अपेक्षा, मतलब सोप से ज्यादा डिटर्जेंट क्यों अच्छा होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक चीज नोट करिए, इसको नोट करिए आप जल्दी से नोट करिए। अब इसमें यह पूछा कि सोप जो सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, सोप सॉल्यूशन क्यों क्लाउडी अपीयर करता है।